हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, और वो है कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हाउ एग्जैक्टली टू पिक अ स्टॉक। इफ यू आर a beginner in the stock market, you are very confused in this particular question कि exactly कैसे अपना स्टॉक को पिक करूं। इतने सारे डायनेमिक्स होते हैं, इतने सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, इतने सारे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज है, सारे चीज पढ़ के कैसे समझूं एग्जैक्टली कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो हाई है। आपको अपना सीखना है मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो किस तरीके से आप ये जर्नी का शुरुआत कर सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स? I'm going to discuss each of the steps very carefully in this particular video ताकि आप समझ सको कि इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट का मैं बता देता हूं कि एग्जैक्टली आपका माइंडसेट क्या होनी चाहिए whenever you are in the stock market। तो जब भी आप निवेश करने जा रहे हो तो माइंडसेट इसी तरीके का बनाना है। सबसे पहला, किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैर रखना चाहते हो, never buy or sell due to any sort of fear of missing out। किसी भी तरीके का फोमो फैक्टर अगर आपके अंदर है कि अरे यार सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं इस चीज की, तो बिना सोचे समझे उस चीज में कभी इन्वेस्ट मत करना। इफ यू हैव सीन दैट हर्षद मेहता सीरीज, आपको शायद ये चीज पता ही होगा कि सब यही बोल रहे थे कि हर्षद मेहता ने खरीदा है तो यहाँ पे ही पैसा लगा देते हैं। रिमेंबर? तो इसी तरीके से स्टॉक इन्फ्लेट होता है। तो रिमेंबर, कभी भी कोई स्टॉक बिना कोई कारण के, बिना कोई लेजिटिमेट रीजन के कभी भी अगर इन्फ्लेट हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन दैट। नेवर एवर ट्राई टू बाय और सेल दो स्टॉक्स फॉर एनीथिंग, बिकॉज वो एक तरीके का लोगों का एक फोमो फैक्टर होता है जिस वजह से उसका प्राइस और ज्यादा इन्फ्लेट होता है, क्योंकि लोग अपना पैसा डालते जाते हैं, राइट? सो नेवर बाय और सेल ड्यू टू द फोमो फैक्टर, दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, कभी भी कोई भी ऐसे चीज में इन्वेस्ट मत कर देना जो कि ट्रेंडिंग है, मतलब जिसका न्यूज बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो, प्रोडक्ट के बारे में अगर न्यूज चल रहा है कि कोई कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है, उस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरीके से एनालाइज करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट र्यूमर्स चल रही है और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? इफ यू डू दैट देन यू माइट फेस सम लॉस इन द लॉन्गर टर्म, सो नेवर एवर ट्राई टू डू दैट। और तीसरा चीज है कि हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करो कोई भी बिजनेस का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? कोई भी अगर एक बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ सकती है। आयशर मोटर्स फॉर एग्जांपल, आज से 10-15 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट कर दिए होते तो यू वुड हैव गॉट मोर देन 800% ऑफ रिटर्न इन दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? आयशर मोटर्स के अंदर ही रॉयल एनफील्ड होता है। आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड एक ऐसी तरह का प्रोडक्ट है जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों के मन में छोड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट उसका बिजनेस पूरा मार्केट में पहुंचेगा। तो बाइक्स का मार्केट को वो रूल इसीलिए किया क्योंकि एक तरीके का पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों के मन में वो छोड़ पाए। तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट जो होती है वो हर एक बिजनेसेस का उसके प्रोडक्ट के थ्रू टेक्निकली और इमोशनली दोनों समझने की कोशिश करे कि अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो ईज ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट को एनालाइज करें, ठीक है? क्योंकि दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू एनी इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट हमेशा ये कहते हैं कि वो बिफोर स्टार्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ फंडामेंटल्स, द फर्स्ट थिंग दैट ही लुक्स इनटू कि बिजनेस कितना अच्छा है। Is that business really profitable or is just trending? बहुत सारे businesses है जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट में, but they are not at all profitable, ठीक है? वो रेवेन्यू टॉप लाइन बहुत ह्यूज है, जो कि रेवेन्यू बहुत ह्यूज है, और बॉटम लाइन नेगेटिव में चल रही है, मतलब लॉसेस में चल रही है। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनीज नहीं अच्छे होते हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जो बिजनेसेस कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो लॉन्गर टर्म में एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकता है फॉर अ लॉन्ग मोमेंट ऑफ टाइम, जिसका मोनोपोली मार्केट में बन सकता है एक तरीके से, जिसका कंपटीशन मार्केट में लाना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे बिजनेसेस को अगर आप चूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में यू वुड बी इनविंसिबल, ठीक है? अब दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव। नाउ गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिपरेशन। आपको क्या क्या फंडामेंटल्स बेसिक पता रहनी चाहिए। सबसे पहले जो आप मनी कंट्रोल का वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट खोलोगे, आप कोई भी कंपनी का नाम लिखो जो एनलिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो पहले पेज में ये सारे के सारे वैल्यूज रह जाते हैं, ठीक है? 52 वीक्स हाई और लो क्या है, ठीक है? रिटर्न किस तरीके से हुआ है, P/E रेशियो, P/E रेशियो मतलब प्राइस पर अर्निंग रेशियो, जो इस चीज का आपको एक वैल्यू देती है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है और उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, उन दोनों का रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग देती है। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स per share, market price of each share divided by earnings per share, that is what P/E ratio is। इसका मतलब क्या है कि पर अर्निंग उसका मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है, मतलब लोग कितना ज्यादा उस पे
स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कंपेयर टू द एक्चुअल अर्निंग दैट इट्स डूइंग पर शेयर. इफ द P/E रेशियो is comparatively less to the peers, it means that the company is undervalued. If the P/E ratio is very high for a company to the same peer, then it means that the company is overvalued. मतलब मार्केट में उसका ज्यादा लग रहा है, मार्केट में उसका डिमांड बहुत ज्यादा हाई है. तो P/E रेशियो डिसाइड करके भी आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन ले सकते हो. P/E रेशियो को कंसेप्चुअली समझना, उसके बाद P/B रेशियो को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्राइस बाई बुक रेशियो की लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक तरीके से बताती है कि बुक्स में कितना है और प्राइस कितना एक्चुअली लग रहा है उसका. ठीक है, तो एक्चुअल फंडामेंटल्स में कंपनी का इनकम स्टेटमेंट में इनकम कितना एक्चुअल में है, उसका वैल्यू रिलेटिव टू दैट वैल्यू ऑफ द प्राइस, कितना प्राइस लग रहा है उसके रिलेटिव में. अगर ज्यादा P/B रेशियो मींस इट्स ओवर वैल्यूड. और याद रखना P/E रेशियो, P/B रेशियो, इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो हमेशा पीयर्स के बीच में करना है आपको. P/B रेशियो अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी के साथ एक फार्मा कंपनी का करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि P/B रेशियो जनरली P/B रेशियो थोड़ा सा कम होता है एसेट हेवी कंपनीज के लिए. जैसे कि टाटा मोटर्स एक एसेट हेवी कंपनी है, टैंजिबल एसेट्स बहुत ज्यादा है. बट इन्फोसिस जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, उसका एसेट्स बहुत कम होता है. हेवी एसेट्स जैसे कि फैक्ट्रीज में जैसे मशीन्स लगते हैं, ये सब हेवी एसेट्स होते हैं. टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में हेवी एसेट्स बहुत कम होते हैं. ये सारी चीज आपको देख लेनी है, अच्छे से कंसेप्चुअल आइडिया इनका ले लेना है. स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप, इनमें से क्या है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपकी रिस्क एपेटाइट को. अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है तो स्मॉल कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना प्रॉफिटेबल है. मिड कैप कंपनीज में आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको पता है कि एक तरीके से आप मीडियम रिस्क ले सकते हो. और लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स जैसे कंपनीज आप देख लो, या फिर आप SBI जैसे कंपनीज देख लो, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमेशा एक स्टेबल रिटर्न्स देते हैं. फ्लक्चुएशंस शॉर्ट टर्म में भी बहुत कम होता है इन सारे कंपनीज का. मिड कैप कंपनीज वो होते हैं जो एक्चुअल में अभी अच्छा चल रहा है और आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं. स्मॉल कैप, यू नो, द कंपनीज दैट आर जस्ट एनलिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड दे हैव देयर ओन वे. ठीक है. लास्ट है परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंपनी का. देखना, कोई भी कंपनी का एक प्रोमोटर शेयर परसेंटेज होता है, FPI शेयर परसेंटेज होता है, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का शेयर परसेंटेज होता है. कभी भी कोई कंपनी का अगर आप ये देखोगे, आप पहले पेज में ही देख सकते हो मनी कंट्रोल का, कि कोई भी कंपनी का ओनरशिप शेयर किस तरीके से हुआ है. तो ओनरशिप शेयर में अगर आप देखते हो कि कभी भी वहां पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, वहां पे अगर आपने ये देखा कि किसी ओनर ने अपना शेयर्स को प्लेज में रखा है तो प्लेज का परसेंटेज दिया रहता है वहां पे. तो अगर प्लेज में शेयर कोई ओनर रखता है तो रिमेंबर दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी. दिस इज अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग दैट आई कैन गिव यू. जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत चीज हो वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कोई कंपनी के ओनर्स अपने शेयर को प्लेज मतलब शेयर को गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड थिंग इन द मार्केट. तो इसी तरीके से शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखिए, जहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम FIIs, FPIs जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग बड़ा है, वैसे कंपनीज को जनरली लोग ज्यादा ट्रस्टेबल मानते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है वैसे कंपनीज में. तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आप पढ़ें. नॉर्मल फंडामेंटल से ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, ये सब चीज आप पढ़ लेना. ठीक है, दीज आर द प्रिपरेशंस दैट यू नीड टू हैव बिफोर इन्वेस्टिंग. ठीक है, इतना आइडिया सबको होनी जरूरी है फॉर इवन अ बिगिनर. अब एक्शन, द लास्ट स्टेप इन दिस, कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है. सबसे पहले थिंक अबाउट ऑल द गुड्स दैट आर रियली एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ. आपके आसपास ऐसे बहुत सारे फूड्स है जो आपके लाइफ में वैल्यू देती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको डोमिनोज का पिज्जा पसंद है, क्यों ना आप डोमिनोज में इन्वेस्ट कर दो. डोमिनोज में आप इन्वेस्ट कैसे करते हो, उसका पेरेंट कंपनी निकालने का सोचो. ठीक है, जैसे जुबिलिएंट फूड वर्क्स है. तो डिफरेंट तरीके के कंपनी, जैसे आप बजाज का गाड़ी चलाते हो, तो बजाज का जो गाड़ी चला रहे हो वो किस कंपनी से आ रहा है, उस चीज को आप इन्वेस्ट करो. ठीक है, इसी तरीके से जैसे रॉयल एनफील्ड का बाइक आपके पास है, तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि रॉयल एनफील्ड क्या किसी भी तरीके से एनलिस्टेड है. सिंपली गूगल सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि रॉयल एनफील्ड एनलिस्टेड नहीं है, बट आइशर मोटर्स व्हिच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ रॉयल एनफील्ड, दैट इज एनलिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. तो आप उस कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो उस हिसाब से भी आपका रिटर्न्स आ जाएगा. तो आपको इस तरीके से देखना है. दैट्स द ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. आपको हमेशा प्रोडक्ट्स का वैल्यू देखना है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट्स है और कितना लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं. फिर उसको लिस्ट कीजिए. लिस्ट करने के बाद शॉर्ट लिस्ट करिए एटलीस्ट 10 आउट ऑफ देम. ठीक है, लेट्स से आपने 20 to 30 ऐसे लिस्ट किया, उसमें से टॉप 10 को शॉर्ट लिस्ट कीजिए. फिर आप उनके जो भी फंडामेंटल्स है, जो कि मैंने प्रिपरेशन में डिस्कस किया, वो सारे फंडामेंटल्स एक एक करके आप देखें.
देखने के बाद आप उसके मैनेजमेंट के बारे में आइडिया ले, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल टाइम किलिंग फॉर द 5 मंथ्स स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग के 5-6 महीने तक ये थोड़ा सा टाइम किलिंग प्रोसेस है, बट एक्चुअली ये टाइम किलिंग नहीं है। आपको जब पैसा आप डायरेक्टली अपने थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका टाइम इन्वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी पेशेंट और डेली बेसिस में हर 2 महीने में अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहे डीमैट अकाउंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छा खासा एक प्रॉपर जनरल इंफॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मैंने कोई चीज मिस कर दी आपको लग रहा है, तो जरूर उसके बारे में कमेंट करें। विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। और जो भी इंसान बिगिनर है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो उसके साथ कमेंट्स में देख के उसको भी आइडिया लग जाएगा कि उसको क्या क्या चीज और एक्स्ट्रा में फॉलो करनी चाहिए। सो योर कमेंट्स रियली वैल्यू नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर द पीपल हु इज वॉचिंग इट। Thank you everyone. Stay healthy and stay safe.